BSNL प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 इंडिया की चौपाल अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। लेकिन ये आखिरी सेशन आप सभी की थकान को दूर करने वाला होगा, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो आप सभी के चेहरों पर स्माइल ले आएंगे, यानी कि मुस्कान ले आएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगी किशोर आजवानी से कि वो मंच पर आएं और उस हस्ती से हम सभी को रूबरू करवाएं। आखिरी पड़ाव चौपाल का, तो बिना ज्यादा वक्त गंवाए, अभी तक आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखी है, आज चौपाल नाइट विद कपिल। कपिल शर्मा का स्वागत करेंगे हम मंच पर। कपिल शर्मा और उनके साथ है इशिता। वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। इतना शांत क्यों है? सब ड्रिंक व्रिंक करके बैठे गए? अच्छा ठीक है, ओके। सो नहीं, मुझे जनरली जानना होता है, मैं घबरा जाता हूँ कि इतना। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बीजेपी से राम माधव जी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा जी, सॉरी सर फॉर पहली लाइन के लिए। अमृतसर से निकल के लाफ्टर शो का चैंपियन बनना, फिर एक्टर बनना, फिल्में करना, फिर प्रोड्यूसर बनना, फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में आ जाना, आपने सोचा था आप चौपाल में आएंगे? मुझे लगता है ये सारा प्रोसेस हो इसलिए रहा था कि एक दिन चौपाल में आना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। और ये बहुत अच्छा एक शो है, क्योंकि चौपाल जो है, मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन को पता होगा कि चौपाल कहते किसको है। लेकिन हम लोग जब गांव में देखते थे, अपनी मम्मी के गांव में जाते थे, सुबह सुबह सब काम धाम खत्म करके, और एक पुराना पेड़ होता था जो हर गांव में होता है, जो गांव बनने से पहले कोई बना गया होता है वहाँ पे, उसके बाद पेड़ को देख के लोग वहाँ पे गांव बसा लेते हैं। फिर पेड़ के इर्द गिर्द जो चौपाल बनी रहती है, लोग बैठे रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सब जानना, दुख सुख साझे करना, वो कल्चर ही नहीं है। मेट्रो सिटीज में तो नहीं है, खैर कभी भी नहीं था, पर गांव में अभी भी है। पर बहुत अच्छा है सर, बड़ा अच्छा सेटअप है। ये बताइए कि आपने जैसे गांव की बात की, तो गांव में आपने लोगों को ऑब्जर्व किया, अमृतसर में आपने लोगों को ऑब्जर्व किया, फिर आप जहां जहां गए, जो स्ट्रगल रही उसमें लोगों को ऑब्जर्व किया, उसी से ये कॉमेडी के कैरेक्टर निकल के आते हैं? बिल्कुल सर, उसी से निकलते हैं। हम लोग सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज हम लोग जैसे दिल्ली में हैं, दिल्ली के लोग तो फिर भी खाना पीना साथ में एंजॉय करते हैं, काम करते हैं। मुंबई में चले जाओ आप, मुंबई में हर चेहरा बिजी है, चाहे काम कोई भी ना कर रहा हो, चाहे एक धेले का काम भी ना हो, उसके पास उसका मुंह का एक्सप्रेशन देखेंगे ना आप, तो लगेगा कि बहुत बिजी है, बड़ा शेयर मार्केट में इसका पैसा लगा हुआ है। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, पता नहीं भाग दौड़ भरी जिंदगी है। किसी को भी पूछ लो कहाँ से आ रहे हो, आई एम कमिंग फ्रॉम ए बिजनेस मीटिंग। कहाँ जा रहे हो? गोइंग फॉर ए बिजनेस मीटिंग। व्हाट आर यू डूइंग इन इवनिंग? आई हैव अनदर बिजनेस मीटिंग। एक हमारा शहर अमृतसर, किसी को पूछ लो कहाँ से आ रहे हो, मैं खाना खा के। जा कहाँ रहे हो? खाना खाने। इंजॉय करते हैं लोग, खाना खाना खाते खाते कब काम कर जाते हैं अपना। पर हाँ, सोसाइटी से ही ऑब्जर्व करते हैं सर, बिल्कुल। इशिता, फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर कोई सीरियस सीन हो तो कैसे आप मैनेज करते हैं कि माहौल तो ये ऐसा बना देते हैं? नहीं, आई थिंक कोई भी सीरियस सीन के पहले ही वुड ऑल्सो बी सीरियस, बट उसके बाद हम बहुत मस्ती करते थे एंड ही यूज्ड टू बी क्रैकिंग जोक्स। बट अदरवाइज मुझे भी ऐसा डर था कि आई एम वर्किंग विद कपिल, तो शायद आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड नॉट लाफ, बट देन दैट वेज आई थिंक ही नोज दैट ही कैन मेक पीपल लाफ, सो ही इज वेरी सीरियस बिफोर अ सीरियस सीन। मैं सीरियस हूँ सर, मैं अपना काम सीरियसली करता हूँ। इसका ऐसे थोड़ी ना मजाक मजाक में लोगों ने पैसे दे दिए मुझे काम करने के लिए जब फोर्स में। आई एम वेरी सीरियस गाय, लेट्स टॉक सम इंटेलेक्चुअल। अच्छा ये बताइए, ये आपकी मंजिल आपकी एक्टर बनना ही थी, ये बीच में रास्ते में कॉमेडी शोज वगैरह आ गए क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं। मैंने एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था, मुझे शौक था। और अमृतसर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था कि जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। मुझे किसी ने बोला कि पटियाला जाना पड़ेगा, तो उस समय इतना बजट नहीं था कि दूसरे शहर में जाके पढ़ते। तो कॉलेज में जेन्युइनली बताऊँ तो एक्सीडेंटली हुआ सर। मुझे ना एक लड़की अच्छी लगती थी, वो मैं रोज देखता था। ये हमारे कॉलेज का एक हॉल था, वो रोज जाके वहां पे रो रही होती थी। फिर दूसरे दिन मैंने जाके देखा एक लड़का भी उसके पीछे खड़ा रो रहा है। मैं कहा हो क्या रहा है अंदर? तो किससे पूछा कि क्या हो रहा है? कहते थिएटर करते हैं यहाँ पे, थिएटर की रिहर्सल होती है। मैं कहाँ पे होता है ये? कहते ये इंटर कॉलेज कंपटीशन होगा ये वो। तो उस चक्कर में वो लड़का मेरा दोस्त था जो उसमें पार्ट कर रहा था,
उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं थी, तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि ये डायलॉग तू पढ़ के बता। मैंने पढ़ के बताया तो वो खुद ही बाहर हो गया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद थिएटर करते करते सर फिर लड़की वहां सिलेक्शन हुआ? हाँ, फिर मुझे बाकी लड़कियां लाइक करने लगी ना कॉलेज की, जब मैं पॉपुलर हो गया फिर मैं उसको भूल गया। मैंने कहा अब तो मुझे सब लाइक पर नहीं, मजाक अपनी जगह पर। हाँ, फिर थिएटर करते करते सर यूनिवर्सिटी में थोड़े हिस्ट्रोनिक्स और इंटर कॉलेज कंपटीशन में काम करते करते कब बाकी फ्लो में हो गया सर। गाना, जो आपने कहा कि आपको गाने का शौक था, कई लोगों ने आपका गाना सुना भी है, लेकिन आप ये जो गाना गाते हैं उसमें कभी ऐसा लगा कि ये वाला जो है ये दिल से निकल रहा है? सर गाना एक्चुअली है ही दिल से गाने वाली चीज़, और बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो आपको छूते हैं। जैसे? बहुत सारे हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे मैंने एक्चुअली सुना बड़े अच्छे लोगों को है। मैंने हमेशा अच्छे सिंगर्स को सुना है, और मेरे ख्याल से उनको सुन सुन के ही थोड़ा बहुत मैं गा लेता हूँ। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा सिंगर हूँ, पर हाँ मैं बुरा भी नहीं हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं कॉलेज में मैंने सिर्फ हीर के लिए मुझे प्रिपेयर करवाते थे हमारे टीचर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं हीर जब गाता था तो मुझे उसकी वर्डिंग पहले समझ नहीं आती थी, क्योंकि बच्चे थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तब समझ नहीं आता था कि क्या है। हमको समझ में आ जाएगा जी, अभी तो आप तो सियाने हैं, आपको तो समझ आ जाएगा, मैं तो बच्चा था उस समय। तो समझाइए। हीर एक्चुअली, हाँ, वारिस शाह जी की हीर, उन्होंने हीर की खूबसूरती बयां की है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से गाया, तो दो लफ्ज़ मैं भी आपको सुना देता हूँ। ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, कोई मुंह पे बोल दो मैं हट जाऊंगा। तो हीर कहाँ, कैन आई हैव अ लिटिल रिवर्ब ऑन दिस माइक? हीर आँख दी वे जोगिया झूठ आखें वे, ते कौन रुठड़े यार मना वधाई। हाँ, ते ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी। हाँ, ते जेड़ा गया नू मोड़ लिया बधाई। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। शुक्रिया सर। और ये आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है? सर मैंने ना, मेरे गले में नेचुरल हरकत है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे गुलाम अली साहब को सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना, या ख्यारी हरन साहब को सुना, उनको कॉपी कर लेता हूँ। तो जो आदमी को ज़्यादा समझ नहीं होती ना, तो उसको मैं बता देता हूँ कि मैं क्लासिकल सीखा हूँ, ताकि ज़्यादा बात ही ना करे मेरे साथ। तो बाकी जो सीखे हुए हैं वो पकड़ लेते हैं। तो कॉपी कर करके आप सिंगिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, और वैसे मिमिक्री भी करते थे आप? मिमिक्री सर ऐसे ही कभी कोई अच्छा लगता है तो उसकी आवाज़ अपने आप निकल जाती है, पर मैं वैसे कभी उसको प्रोफेशनली मैंने कभी किया नहीं, पर कर लेता हूँ कभी कभी थोड़ी बहुत। प्रोफेशनली मतलब कभी परफॉर्मेंस में अब कभी ऐसा कुछ किया नहीं, टीवी पे कभी एक आध बार किसी ने कुछ बोला हो तो कर दिया, मतलब ऐसा। किसकी आवाज़ आपको निकालना सबसे अच्छा लगता है? मुझे बहुत सारे सिंगर्स की आवाज़ें अच्छी लगती हैं एक्चुअली। जैसे? और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जिनकी आवाज़ तो आपको खींचती है, जैसे अमरीश पुरी साहब है ना, उनकी आवाज़ बड़ी दमदार थी, मतलब है, हमेशा हम सुनते रहेंगे। मुझे लगता नहीं कलाकार कोई मरता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हम जब तक हम रहते हैं हम सुनते रहते हैं। तो अमरीश पुरी साहब जी की आवाज़ में बेस बड़ा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे शुरू ही इस स्केल से करते थे, इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में भिगवा दो, तो बड़ा मज़ा आता था सुन के। जब हम कभी सिनेमा हॉल में फिल्म देखते तो सीट के नीचे ऐसे गुर्र गुर्र होता था उनकी आवाज़ सुन के। हर किसी का अपना स्टाइल है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जैसे रोमांटिक फिल्में होती हैं, जैसे हमारे नाना पाटेकर साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका। जिनके आप फ़ैन होते हो उन्हीं को आप ज़्यादा गौर से सुनते हो। मैं सोचता हूँ कभी काश इनको कभी ऐसा कुछ इमरान हाशमी टाइप उनको कुछ करने को मिले, कि भीगे होठ तेरे टाइप। तो उनका स्टाइल तो है ही बड़ा अग्रेसिव सा, तो कैसे करेंगे लड़की के साथ परफॉर्म? तो ऐसे ही मनगढ़ंत सोचता रहता हूँ कि ये चल भीगे होठ तेरे
भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, चल मेरे साथ रात गुजार, चल सुबह तक करूं तुझे प्यार बोल। मुझे लगता है कि क्या ऐसे करेंगे, पर वैसे खुराफाती दिमाग है, सोचता रहता हूं, ऐसा होता नहीं है। फिर एक बार हरिहरन साहब हमारे शो में आए थे, तो मैं उनके सामने कभी ऐसे गुस्ताखी नहीं कर सकता, बहुत ग्रेट सिंगर हैं। तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने कहीं पे देखा था मुझे उनकी मिमिक्री करते हुए, तो मैंने भी मुझे उन्होंने कहा कि मेरे सामने करके दिखा। तो मैंने कहा सर नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई। कहते नहीं, करके दिखाओ। तो मैंने ऐसे मनगढ़ंत स्टोरी बना ली। मैंने कहा जब आप किसी शो में जाते हो, स्पेशली एक पुलिस का इवेंट था, तो उनको नहीं पता पुलिस ऑफिसर्स को ज़्यादा कि सिंगर्स लुक भी बदलते रहते हैं। तो एक जगह हरिहरन साहब परफॉर्म कर रहे हैं, तो कभी चोटी रख लेते हैं, कभी बाल खोल लेते हैं। तो जो पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर था, कहता ये इधर आओ, अपने असिस्टेंट को बुला कि भाई साहब कौन है जो गा रहे हैं। वो अपना गाना गा रहे थे, तू ही रे। कहता सर ये बहुत बड़े सिंगर हैं, ही इज़ फ्रॉम साउथ, मिस्टर हरिहरन। कहते ये चीर हरन तो सुना था, हरिहरन क्या हुआ। कहता नहीं सर ये बहुत बड़े सिंगर हैं, तो इनको कि ये तू ही रे क्या गा रहे हैं। तो वो तू ही रे सुना रहे थे अपना फिल्म बॉम्बे से। इनको बोलो कोई मुन्नी शीला टाइप सुनाओ, पीछे जवान सारे अपना सुनना चाहते हैं। तो कहते नहीं ये गाते नहीं। गाते क्यों नहीं है। बंदूक का मुंह उनकी तरफ किया तो उनका मुंह अपनी तरफ गाने निकलने लगा। पहले तो गा रहे थे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे जान रे, आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत अगर। उन्होंने पिस्तौल उनकी तरफ कर दिया, मुन्नी। फिर उनके सुर बिगड़ने लगे, मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। तो ऐसे ही थोड़ी मस्ती मजाक करते रहते सर, हो जाता है। पुलिस की आपने बात की, पुलिस से पुराना नाता आपका? जी सर, पुलिस में मेरे फादर पुलिस में थे, मेरा भाई अभी पुलिस में है, मेरे तीनों मामा आर्मी में थे, मेरे मौसा जी बीएसएफ में थे। मैं पैदा होते ही मैं वर्दी को बीच में ही रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अपनापन सा भी लगता है। तो मैंने बहुत सारे, जैसे मैं कैरेक्टर करता था शमशेर का, तो मैंने वहीं से ऑब्जर्व किया था। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं जब लाफ्टर चैलेंज जब पहली बार विन किया ना, तो हमारी पुलिस कॉलोनी में रहते थे, तो एक मोटे से थानेदार थे। वो असल में थे जी, उन्हीं को आप कॉपी करके? जी जी जी। तो ऐसे ही एक दो करेक्टर हैं जो उनको मैंने ऑब्जर्व किया था, कि फिर मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके करेक्टर। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैंने बहुत बार शेयर भी किया है। एक्चुअली ना जब पंजाब में टेररिज्म था, उस समय बहुत हमें पुलिस फोर्स की ज़रूरत थी। तो उस समय कोई क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत थी। तो उस समय अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है तो वैसी भी फोर्स भर्ती की गई उस समय। तो उस दरमियान कोई भर्ती हुआ, कोई एसएचओ या कोई थे, तो मैं गर्ल्स कॉलेज में जाके मिमिक्री और उनको कुछ थोड़ा बहुत सिखाता था। तो वहाँ पे पुलिस की जिप्सी लगती थी कि कोई लड़के इधर छेड़ने वेड़ने ना आए। तो मैं ख़त्म करके अपनी क्लास और स्कूटर लेके निकला, आते एक हवलदार ने पकड़ लिया। मैंने कहा सर क्या हुआ। उधर चलो कहते, तो सुनते ही कहाँ है, चलो उधर। मैं ले गया उधर, और गुस्से में, उनको शायद कमिश्नर से डांट पड़ी थी पहले, वो और गुस्से में, इधर कर क्या रहे हो तुम, जूते पड़ने चाहिए तुम लोगों को, ये वो। मैं कहा सर, अच्छा आदमी पुलिस के पकड़ा जाए तो थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, ऊपर से मेरे जैसा आदमी जिसकी अपनी खराब है। पर मैंने जब देखा उनकी बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, तो मैंने बोलनी शुरू कर दी। तो आदमी बचने की कोशिश करता है। मैं कहा सर एक्चुअली आई एम ए मिमिक्री टीचर ओवर देयर। कहती क्या। मैं कहा जी आई एम ए मिमिक्री टीचर ओवर देयर, सो ही जस्ट कॉट मी एंड ब्रॉट टू यू, आई मीन आई एम इनोसेंट सर। क्या करवाते क्या हो। मैं कहा सर मिमिक्री। उनको समझ नहीं आया। आगे से मत करना, चलो भागो। मतलब उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि मैं पता करूं ये क्या करता, क्या है, क्या करवाया। तो फिर मुझे उस समय तो डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद में निकला यार, मैं कहा कितना फनी कैरेक्टर है ये। तो फिर ऐसे ही बस पोर्ट्रेट। और आपने उन्हीं की मिमिक्री कर दी? हाँ, फिर मैंने कहा चलो। जब आप बॉम्बे आए और ये लाफ्टर चैलेंज हुआ, उससे लाफ्टर चैलेंज होने में भी काफी स्ट्रगल रही, हमने सुना कई बार तो आप रिजेक्ट हो गए। लाफ्टर चैलेंज में, सॉरी, लाफ्टर चैलेंज में पहुंचने से पहले काफी स्ट्रगल रही, कई बार रिजेक्ट हो गए। जी जी, वो अमृतसर में आए थे ऑडिशन लेने, और एक बंगाली थे जो क्रिएटिव टीम में थे, एक कोई मुंबई से थे, दो। तो एक तो हम लोग पहले डरे अमृतसर में कि बॉम्बे से लोग आए, बॉम्बे से लोग आए। तब तक हमने बॉम्बे सिर्फ खबरों में ही सुना था।
वैसे डरा होता है आम आदमी छोटे शहर का ना, कि जाएंगे तो उधर दाऊद मिलेगा, हमारा कोई कोई गुंडा मिल जाएगा, ऐसी ऐसी मतलब सुनते थे ना खबरें। हालांकि जब बॉम्बे गए तो एक अलग ही बॉम्बे देखने को मिला हमें। तो वैसे ही मन में था कि ये भी लोग बॉम्बे से आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो आए, क्या वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज अ गुड नेम, मैं कहा ये कपिल, हाँ तो ये माइक ऑन है इनका, ऐसे तो 2 मिनट में फटाफट व्हाटएवर यू कैन डू इट इधर वॉइस, तो पता नहीं कितनी इंग्लिश बोल दी उसने। तो मैं क्या जी करना क्या है, अच्छा 3 मिनट वो खुद इंग्लिश बोलता रहा, मुझे कहता 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। तो मेरे को समझने में लग गया। तो जो आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता फिर वो माइक ठीक करता रहता है कि हेलो हेलो हेलो। मैं कहा सर आवाज़ आ रही है, कहता नो और सुनाइए कुछ। मैं कहा नहीं चेक कर रहा हूँ। तो रिजेक्ट करके चले गए। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई उसी शो के लिए। उसी शो के लिए वहाँ पे चला गया, कपड़े चेंज करके, बाल थोड़े अलग से बना के, थोड़ा मुंह भी ऐसे करके उनकी आप क्या पहचान सोच रहे थे वहां पे भी वही लोग ना आ जाए? मुझे लगा कि वही लोग थे वहाँ पे। तो वही आदमी मैंने जब देखा, मेरे सांस फिर सूखे। मैं कहा ये फिर बोलेगा इंग्लिश में। पर वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। हालांकि मैंने किया वहाँ पे भी वही, पर ये है कि वहां पे माइक टेस्ट भी सिलेक्ट हो गए। वहाँ पे थैंक्स उन लोगों का करूंगा जो मेरे आगे थे ना, उन्होंने बड़ा गंदा किया, तो वो मुझे उन्होंने रख लिया। बस ऐसे ही सफर शुरू हो गया सर। और फिर ये आपने तभी से सोचा था कि अच्छा मैं पहले प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा और इस तरह से फिल्मों में जाऊंगा, या ये एक तो ये तो चलिए एक्सीडेंट हो गया या आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद का सफर क्या प्लान्ड है उस तरीके से? नहीं सर, कुछ प्लान नहीं है एक्चुअली, सब फ्लो में ही होता गया। लाफ्टर चैलेंज के बाद दूसरे शोज करता रहा। फिर मैंने कॉमेडी सर्कस जब करता था तो मुझे लगा कि अब 6 सीजन उसके मैंने किए थे। हर बार मार्क्स मिलते हैं आपको कि आपके आज इस सेक्ट के लिए 10 नंबर हैं, या इसके लिए आज 9 हैं। मुझे लगता था कि आप अपने काम के लिए खुद ही ईमानदार होने चाहिए, इससे पहले कि आपको कोई नंबर दे। नंबर पब्लिक देती है जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते। तो मुझे था कि मैं अपना एक शो शुरू करूं। सो एक एफर्ट किया और कॉमेडी नाइट्स पहली बार शुरू, जो उसका कॉन्सेप्ट बनाया, फिर लोगों ने इतना प्यार दिया, तो बस फिर उसके बाद से सब फ्लो वाइज ही है। आप जब बॉम्बे गए तो सबके मन में होता है कि इस फिल्म स्टार को देखेंगे, उसको देखेंगे, ये सब आपकी भी इच्छा थी कि इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे? जी, मैं पहले जब बॉम्बे गया था तो ये 2002 की बात है। तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रगल होती कहाँ पे है एक्चुअली। तो मैंने जुहू बीच सुना हुआ था और बच्चन साहब का घर सुना हुआ था। तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर रोज जाकर खड़ा हो जाता, मुझे लगता था यहीं से कोई उठा लेगा हमें। फिर जुहू बीच और 7:45 वहाँ से भागना पड़ता था, क्योंकि मीरा रोड में पानी एक ही बार आता था रात को। तो तब पता ही नहीं था स्ट्रगल होती कहाँ है। तो 1200-1400 रुपये लेके आए थे हम सब दोस्त, सब स्ट्रगल करने बॉम्बे गए थे या लाफ्टर चैलेंज के लिए गए थे? नहीं, लाफ्टर चैलेंज के पहले की बात है, ये 2002 की बात है। वो लाफ्टर चैलेंज तो 2007 में आया ना। तो मुझे किसी ने बताया, जब वापस बॉम्बे गया तो मेरा एक और दोस्त था जो यहाँ पे स्ट्रगल करके गया था। कहता यार तू किधर जाते थे तुम लोग स्ट्रगल करने? मैं कहा बच्चन साहब के घर के बाहर और जुहू बीच। कहता तू बेवकूफ़ है, कहता उधर लोग घूमने जाते हैं। कहता स्ट्रगल तो होती है अंधेरी वेस्ट, वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे जाओ। तो मैं कहा वो किधर पड़ता है? कहता तू बेवकूफ़ ही है तू। कहता तो उस समय नहीं पता था, बचपना था। मैं तो बचपना है ही मेरी माँ की, सुन लो आप। मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हुए तो हमने फ़ोन किया, तो मम्मी बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी मेरी कहती अच्छा क्या कहते बच्चन साहब? मैं कहा वो मुझे मिलने के लिए खड़े हैं, वो अपने घर में बैठे होंगे, मुझे क्या पता। तो पर हाँ, फिर धीरे धीरे भगवान रास्ते बनाता जाता है सर। टोनी बुलाती है मम्मी आपको? जी सर। तो ये इतने अलग अलग नाम क्यों? आपकी इशिता से कोई लड़ाई है सर? अच्छा, इशिता आपको क्या बुलाती है? इशिता मुझे कपिल ही बुलाती है। और इशिता की अभी अभी शादी हुई है। इतनी पंक्चुअल लड़की मैंने नहीं देखी। पहले हमारी फिल्म 24 को रिलीज होने वाली थी, इन्होंने 28 को शादी रख ली। 28 को थी ना अपनी शादी। फिर हमारी फिल्म डिले हो गई, इन्होंने 28 को शादी कर ली। सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर योर मैरिज इशिता? सेम ही लग रहा है। सेम ही लग रहा है? कोई मुझे चेंज लगा नहीं? कुछ चेंज होगा, नेक्स्ट डे कुछ अलग फील होगा, बट आई स्टिल फील द सेम। एड्रेस चेंज हो गया बस। आपको कब सेम लगेगा ये वाला? वो बोल तो रही है सेम ही लगता, तो सेम ही लगना तो फिर शादी करनी क्यों है? मतलब मुझे ऐसा लगता है सर ना, जो ये जो क्रेज होता है ना, जब तक हो नहीं जाता। आपके भी कॉलेज के, मतलब आप अभी स्पेक्स लगा के बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, अंदर से हैं तो मर्द ही हैं आप। तो जब आप कॉलेज पढ़ते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की आपको अच्छी लगती है, आप उसको चेस करते हो, कोशिश करते हो बात करने की,
फिर धीरे धीरे प्यार का इजहार करते हो, 1-2 महीने का प्रोसेस होता है, छोटे शहरों में तो इतना होता है, यहाँ पे तो 1 दिन में ही हो जाता है। तो उसके बाद अगर वो भी बोल देना कि हाँ ठीक है मैं भी आपको पसंद करती हूँ, फिर क्रेज ही मर जाता है, उसको लगता है तू मुझे भी पसंद करती है, जो मुझे ही पसंद कर रही है उसमें क्या खास है फिर। तो फिर बस ठीक है। तो ऐसे कितने क्रेज थे? मेरे मेरे किसी कुछ नहीं सर, उस समय डर ही बड़ा लगता था सर अमृतसर में। तब हमें यही नहीं पता था कि हम बैठ सकते हैं, लड़का लड़की किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं। कभी हमारे नूडल की दुकान होती थी, एक नूडल भी नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय, तो कोई पुलिस वाला निकलना हमें लगा हम ही पकड़ने आए हैं, वैसे डरा के रखा था स्टूडेंट्स को। अब जाके पता चलता है कि ये कोई क्राइम नहीं है, मतलब अब दुनिया में घूमते हैं, जाके देखते हैं दूसरे देशों में, वो तो इंजॉय बहुत है। गोरे एक्चुअली वो सड़क पे जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं और भीड़ कितनी है, पर उनको लगता है कि हम 2 ही हैं। तो उधर आप बैठ जाओ, आप हर प्रकार की फिल्म आपको देखने को मिलेगी विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल पेनी। मुझे बड़ा पसंद है सर उनका कल्चर। तो ये जब आपका बाहर का एक्सपोजर हुआ तब आपने ये फिल्में करना शुरू की हैं, ताकि ये नहीं, अगर ये इतना डरते हैं इशिता, तो कैसे करते हैं रोमांटिक सीन्स? नहीं, सीन करते टाइम बिल्कुल नहीं डरते। वैसे हमारी फिल्म काफ़ी डिफरेंट थी, हमारे रोमांटिक सीन्स भी दूर दूर थे, वो उधर खड़े हैं, मैं इधर खड़ी हूँ, तो हमने शायद हाथ भी नहीं पकड़ा है सीन में। हाथ भी नहीं पकड़ा सर। पहली फिल्म में 3 हीरोइन थी, अब्बास मस्तान प्रोड्यूसर थे, चौथी बीवी थी, 4 शादियां। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा घरों का मेहमान भूखा रह जाता है, तो उस समय मेरे साथ भी यही हुआ। इस समय मैं खुद प्रोड्यूसर था, खुद पैसे लगाए सर, मैंने 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो कहते कि इसमें आपने हीरोइन का हाथ भी नहीं पकड़ना है, ये ऐसा ही रोमांस है, दूर दूर से होता है। मगर दूर दूर से कौन सा रोमांस होता है, पर कहते होता है, एक्चुअली होता भी था। हमारे दादा बुजुर्ग लोग ही सुनाते हैं कि ऐसा ही होता था पहले, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। मतलब उनकी तरफ से उनके पेरेंट्स गए देखने, लड़की वालों की तरफ से उनके आ गए, लड़का लड़की सीधा शादी वाले दिन मिलते थे। घूंघट उठाया, अच्छी निकली ठीक, नहीं तो पैसे गए। तो लड़का अच्छा निकला तो लड़की वालों के गए, उनके गए, अगर वो खराब निकली तो उसके गए। तो ऐसा ही होता था माहौल। तो उसी तरीके का रोमांस है। सो फैमिली को ध्यान में रख के हमने ये मूवी बनाई है फिरंगी, जरूर देखने जाएं आप। आपने बताया ये बहुत पंक्चुअल होती थी सेट्स पे। जी जी। ऐसा लगता है आप नहीं होते थे? मैं बहुत पंक्चुअल था सेट पे, पर मैं ट्रैवलिंग बहुत करता था। मैं चंडीगढ़ से मुंबई जाना, मुंबई से फिर अपना टेलीवाइज जो है तो होता है हमारा शूट करके आना, फिर जयपुर जाना, जयपुर से 6 घंटे की ड्राइव करके बीकानेर जाना। प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है सर। जब पहुंच जाते हो आप डेस्टिनेशन पे, फिर मुझे लगता है, फिर तो लगता है कि अच्छा आ गए, वो रास्ते का मज़ा है। कई जगह तो, कई डेस्टिनेशन पे तो आप पहुंचे ही नहीं, और उसको लेके सवाल उठ के कह रहे आप कपिल का भरोसा नहीं है भाई, आएंगे नहीं आएंगे। सर आज आया हूँ कि नहीं आया हूँ, एक रात पहले ही आ गया मैं। मुझे बोल देते हैं। मैं सर ना एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार जो आर्टिस्ट होता है सेंसिटिव भी बहुत होता है। मैं अगर हंसता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें पिंच भी कर जाती है। लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम हंसते हो, तुम हमेशा ऐसे रहते हो। हाँ मैं रहना भी ऐसा ही चाहता हूँ, पर कभी कभी लोग क्या होते हैं ना, कुछ 1-2 ऐसे ही आ गए। अच्छा हमारे देश में 150 करोड़ की जनता है, कुछ 50 क्रिटिक्स होंगे, 50 में से 25 ने लिखा बहुत अच्छी है, 10 ने लिखा बहुत एवरेज है, या किसी ने लिखा, कुछ लोग लिखते थे वर्स्ट। और वो एक आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक आदमी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा जो है वो फॉरेन में पढ़ने जाता है। अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो फॉरेन से पढ़ के आया वो सिर्फ इंग्लिश फिल्में देख रहा है, लेकिन रिव्यू देने के वक्त उसको पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है, हिंदी फिल्मों को रिव्यू देने पड़ते हैं। अपना ही बिजनेस खोला हुआ। यू नो व्हाट द मूवीज आई डिडंट एक्सेप्ट दैट बिकॉज द गर्ल्स एंड बॉयज आर नॉट टचिंग इवन हैंड्स। भाई मैंने मास के लिए बनाई, हिंदुस्तान के लिए बनाई है, लेट पीपल डिसाइड। तो ये सब चीज़ें इतनी हर्ट करती हैं। मेरा ब्लड प्रेशर उस दिन इतना बढ़ गया था, किसी प्रोग्राम में आना था, तो मैं हो जाता हूँ सर कभी कभी ऐसा। पर अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूँ। कभी कभी कोई मेरे बारे में कुछ भी लिख देना, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। फिर कभी कभी बोलने पे आता हूँ, फिर सीधा मैं प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करता हूँ कि सर ये क्या हो रहा है। तो वो फिर मेरे पे उल्टे केस पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं भी देश में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अब मुझे लगता है मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली है, अपना ठीक है, कुछ जनता के लिए, देश के लिए करते हैं। देश के लिए करने को निकलो तो उल्टे 2 केस अपने ऊपर। तो फिर बस फिर हमने सोचा कि वो सुना था प्लेन में आपको चढ़ने के लिए मना कर दिया है, कई एयरलाइंस मना कर देती हैं, वो झगड़ा क्या हुआ था? प्लेन में
प्लेन में कुछ नहीं होता सर, वो तो ऐसी बातें बनाते हैं। आप मैं ये समझता हूँ कि जितना प्यार आपको जनता देती है, अगर आप कहीं कुछ गलत करते हो तो उसका क्रिटिसिज्म भी उसी लेवल पे होता है। तो यार दोस्तों पे लड़ाई होती है, मुझे बड़े सारे, अच्छा एक दो थे वो कोई तो जो डिजिटल पे आजकल बनाते हैं ना अपना न्यूज़ चैनल, जिन्होंने अपना अपना, आप तो बहुत बड़े रिस्पेक्टेड चैनल पे काम कर रहे हो, कभी आप ये गूगल पे सर्च मार के देखना, बड़े लोग बैठे हुए हैं चद्दरें बिछा के, उन्होंने अपने चैनल खोले हुए हैं, वो कुछ भी लिखते हैं न्यूज़ चैनल के नाम पे उनका लाइक्स बढ़ाने के लिए। 12 फॉलोअर्स ही उनके, उनमें से भी 6 उनके फैमिली मेंबर होते हैं, वो फिर फैलाते जाते हैं। और दूसरे जो खुद लिखते हैं कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मेरे आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था। मैं कहाँ से आया था भाई, दूसरी फ्लाइट से कूदा था, मैं भी उसी फ्लाइट में था। तो ये सब एग्जैजरेट करके बताई गई स्टोरीज यार दोस्तों में, भाई बहनों में, सब जगह होती हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे बारे में वो लिखे जो आज तक कभी अपने भाई के साथ या दोस्त के साथ ना लड़ा हो। सो आई रिफ्यूज्ड। कभी कभी रेवोल्यूशनरी होने की कोशिश करता हूँ, हुआ नहीं जाता। जब रेवोल्यूशनरी होते हैं तो थोड़े इंग्लिश बोलते हैं, तो इशिता फिल्म में तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी सीन भी थे और कई फिरंगी एक्टर भी थे, फिर उनसे कैसे बात करते थे? अरे वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने? अरे नहीं, वो एक्चुअली जो सच में हिंदी में बात करते थे प्रॉपर्ली। एडवर्ड, हाँ, जब हम पहले दिन सेट पे मिले तो मैं कहा हाय इशिता, हाउ आर यू, मोनिका, ये वो सब मैं सिर्फ मिल रहा हूँ, और जो गोरा उसको देख के मुझे मौत पड़ गई। मैं कहा हाय एडवर्ड, कहता हाय। मैं कहा, उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है, अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूं। फिर मैंने बोला ओह सो वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम यूएस। मैं कहा ओके, फिर मैं चुप हो गया। उसको लगे कि ये ऐसे ही बात करता है, अब उसको क्या पता मैं इधर मुंह करके तीसरा सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कहा ओके। तो जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना कि टूरिस्ट को सवाल पूछते हो, हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। जो गोल्डन टेंपल पे मैंने किसी को पूछते हुए सुना था कि हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मैं कहा हैव यू एवर बीन टू इंडिया, कहता यस आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 years। तो उसको बाद में पता चल गया, कहते प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो मैं कहा पहले बोल मर, मेरा क्यों तूने मुंह टेढ़ा करवाया हुआ है इतनी देर से। तो पर अभी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है सर, आई मीन आई कैन स्पीक वेरी वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कैसे हुआ? सर बस ऐसे मैंने अपने शो में बड़े बड़े ना सेलिब्रिटीज ऐसे बुलाने शुरू कर दिए। जैकी चैन साहब आए इंडिया में पहली बार, सिर्फ हमारे शो में आए। मैंने क्रिस गेल को बुला लिया। ये ना फॉरेनर लोग जो होते हैं ना, इनका एक फायदा है, हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, ये गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं। यू नो हिज एक्सेंट इज वेरी बैड। खासतौर पे लड़कियों को बड़ी बीमारी होती है ये कि माई हिंदी इज नॉट सो गुड। कभी इंग्लिश के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश खराब है, हिंदी को उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बाहर के लोग गलती नहीं निकालते, फीलिंग समझते हैं। और मैंने ऐसे क्रिस गेल को पूछा, क्रिस गेल आए मेरे शो में, वो बड़ा खतरनाक सा बैट्समैन है, दैत्य जैसा, धड़ाधड़ छक्के पे छक्का मारता। तो मैंने कहा हैव यू एवर प्लेड द गली मोहल्ला क्रिकेट? उसको नहीं समझ में आया। मैं कहा इन अवर सोसाइटी देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड थापी। अवर मदर यूज्ड टू slap the clothes with the thapi, put some detergent, then chapak chap chap, and after that the work is done, we take that thapi and go to the gully and cricket. So you like, कहता yes it happens same in the South Africa, ऐसे बोला वो। तो मैं कहा यार कल्चर तो सेम ही है, फिर मतलब कुछ अलग नहीं है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज करके तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई, नहीं तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया में तो हो सकता है ट्रंप भी आज हिंदी बोल रहे होते, तो बड़ी बात नहीं है सर। तो आप जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एनआरआईज का रिस्पांस मिलता है या गोरे भी आते हैं? नहीं सर आते हैं, मतलब हमारे इंडियंस तो हर जगह ही है। जैसे हम लोग अभी आज इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लैंड में वेम्बले एरिना में पहली बार कोई इंडियन कॉमेडी शो हुआ और तकरीबन 15,000 का क्राउड था वहाँ पे। पहले तो मैं ही हैरान था कि इतने इंडियन यहाँ पे, तो भारत में कौन रह रहा है। फिर हम वैंकूवर में गए तो, पर एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है सर वहाँ की, वो लोग बहुत प्यार देते हैं जब भी जाते हैं, जहीं पे भी जाते हैं शोज़ में हमेशा प्यार मिलता है। पर एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, हम लोग कनाडा में परफॉर्म कर रहे थे टोरंटो में, तो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जेसन कैनी, हमारे कोई दोस्त होंगे उन्होंने इनवाइट किया होगा, मतलब मेरी तरफ से भी नहीं था कुछ, मैं मिला भी नहीं था उनसे, पर वो चुपचाप आके बैठे हुए हैं
वो कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं और मुझे पता भी नहीं। तो मुझे किसी ने कान में आके बोला मिस्टर जेसन कैनी इज देयर। मैं कहा ओके वेलकम। कहता नहीं नहीं, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। मैं कहा "ओ, तो अब क्या करूँ?" मैं कहा, कहता उनको स्टेज पे लेके आइए। मैं नीचे जाके लेने गया और जाते जाते मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ले तो आऊँगा, ऊपर बात क्या करेंगे। तो पर मैं उनको लेके आया, उन्होंने बहुत अच्छा बोला और ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आर्टिस्ट को। अगर ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है तो अपने आप। फिर हम लोग वैंकूवर में परफॉर्म कर रहे थे तो ब्रिटिश कोलंबिया की जो प्रीमियर थी क्रिस्टी क्लार्क, वो स्पेशली आई और उन्होंने इतनी रिसर्च की कि 2 दिन पहले उन्होंने पता किया कि मैंने सूट कौन से कलर का पहना है। तो मैंने जिस कलर का सूट पहना था वो उसी कलर का इंडियन पहन के आई। 2 मिनट तो पहले मुझे लगा शायद ट्राई मार रही है मेरे पे। नहीं, बाद में मुझे किसी ने बताया भी था कि ये सिंगल हैं। तो हमारी वही इंडियन सोच कि ये मेरा मैचिंग पहन के आई हैं। और तो मैंने स्टेज पे उनको बोल भी दिया, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कहती यू आर टू यंग फॉर मी। मैं क्या अभी। अच्छा, आप जो अपना शो होता है उसमें ऑडियंस के साथ जो करते हैं वो उनको पहले से तैयार किया होता है आपने? नहीं सर, पहले से नहीं तैयार किया होता। ऑडियंस जो है हमारे शो का, हम लोगों ने एम्बियंस ऐसा बना दिया कि हर कोई कलाकार बन के आता है उधर, कि किसी को डांस दिखाना है, किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं ये सवाल पूछूंगा जी। तो हमारी टीम होती है, पूछती है कि आपने कौन कौन से सवाल पूछने हैं, ताकि कोई ऐसा कोई गलत चीज़ ना किसी आर्टिस्ट को पूछ ले। हमें तो जो मर्जी पूछ ले, लेकिन जो गेस्ट आए हैं उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार कुछ पर्सनल सवाल पूछ लिया या ऑफेंडेड हो जाएं। तो अगर कोई ऐसा सवाल होता है तो हम उनको बदल देते हैं कि आप ये ना पूछो, अगर आपको इंटरेक्ट ही करना उनके साथ तो आप ये पूछ सकते हो। बाकी ऑडियंस जो राउंड होता है वो इम्प्रॉम्प्टू होता है। आपसे ऑफेंड नहीं होते जो आप कर देते हैं उनके साथ? जी, आप जो उनके साथ कर देते हैं ऑडियंस के साथ? ऑडियंस के साथ सर उनको लगता है कि हमारे बीच का ही तो बंदा बैठा हुआ है, इसको कुर्सी इसको मिली हुई है। तो मुझे ऐसा यही लगता है। मैं बहुत बार ये बात भी शेयर कर चुका हूँ, जितने भी दूसरे टीवी के सेलेब्स होते हैं या फिल्म स्टार्स होते हैं, लोग उनको फोटो लेने के लिए पूछते हैं कि क्या फोटो ले लें। मुझे तो कोई दिख जाए ना तो मेरे को बाँह पड़ गया, भाई के साथ फोटो ले रहा है। तो वो प्यार है, उन लोगों का लगता है उनको कि हमारे जैसा ही आम आदमी है। और यार आजकल तो आम आदमी बोलते तो लगता है कि किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब उनको लगता है कि हमारे बीच में से निकला हुआ है। तो लोगों का प्यार है सर, वो कभी भी नहीं बुरा मानते। अब जब आप अमृतसर जाते हो वहाँ पर आपके दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तकरीबन तो सारे मेरे साथ ही चले गए। वो जैसे ही मैं लाफ्टर चैलेंज हिट हुआ वो कहते नहीं अब साथ ही रहते हैं, तो मेरे साथ ही हैं। तो अभी जो फिरंगी फिल्म जिन्होंने डायरेक्ट की है ये भी मेरे स्कूल के दोस्त हैं। तो मेरे शो में जो बैंड प्ले करते हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं, वही दोस्त हैं सर। नए तो बनते ही बड़ी मुश्किल से मेरे। तो मम्मी कहती नहीं कि दोस्तों को छोड़ शादी भी कर ले? ये दोस्तों के साथ जब तक लोग लगे रहते हैं वो शादी नहीं होती? मेरा तो सर मेरा बचपन से ही बड़ा दिल करता था कि शादी करूं बड़ा होके। पर होता है कि ये चीज़ें कुछ भगवान के हाथ में होती हैं। करूँगा सर मैं ज़रूर। जितनी डिले हो रही है ना, मुझे लगता है 2-3 होंगी मेरी। खाने के बहुत शौकीन बताए जाते हैं आप, ऐसा लगता नहीं है लेकिन देख के आपको? खाना मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का। होता है जब कभी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब हम लोग खाना बिल्कुल कम कर देते हैं, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे दूसरे फिल्मों वाले आप देखेंगे ना, वो जब प्रमोशन के लिए भी आते हैं उतने फिट ये वो। मैं जब फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ, 2 फिल्में मैंने अभी तक की हैं, उसमें पूरा वर्कआउट किया। जैसे ही पैकअप होता है मैं उधर ही पराठे मंगाता हूँ, मैं डिले नहीं करता। क्योंकि मुझे लगता है कि यार मन को मार के भी क्या फ़ायदा, ये हड्डियाँ निकाल लो और ये वो कि 6 पैक निकालें, बाहर गिरते गिरते कहीं गिर जाओ, तो वो काम होता नहीं मुझसे। देसी लोग हैं ना, क्योंकि सोचा भी नहीं था कभी एक्टर बनने का, तो फ्लो में जो होता है करते जा रहे हैं सर। बाकी वेरी सून आप लोग हमें कुछ इंटरनेशनल शोज करते हुए देखेंगे। अभी आप ये पूछेंगे कि आपने कभी ये सोचा था? नहीं, फ्लो में हो रहा है सर। मुझे पता भी नहीं लोग मुझे क्यों ऑफर करते हैं, जबकि उनको पता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है। इंटरनेशनल शोज मतलब टीवी पे? जी सर। और अभी बहुत जल्द ये हम लोग रिवील भी करेंगे कि क्या करने जा रहे हैं। और अच्छा, मेरे पेट में भी बात पचती नहीं है। कभी मुझसे कोई पूछता है ना कि आपको इंग्लिश शो ऑफर हुआ है, मैं बोलता हूँ नहीं अभी तो आई मीन इट्स ऑन इनिशियल लेवल। तो फिर नहीं पूछता कोई, तो फिर मुझे होता है कि पूछ क्यों नहीं रहा ये। पर या इट्स ऑन इनिशियल लेवल, वी विल लेट यू नो।
इशिता, सर पता नहीं आपको देख के मुझे ना वो याद आ रहा है, बचपन में हम रामायण देखते थे ना, तो उसमें जो लक्ष्मण बनते थे, है ना? मुझे लगा शायद आपके भाई तो नहीं है वो? मैंने किसी की नाक नहीं काटी अभी तक। अच्छा। इशिता, कपिल के साथ फिल्म आपने की। अब ये जिस तरीके से एज अ प्रोड्यूसर चीजों को हैंडल करते हैं, उसमें क्या कमी पाई आपने? कमी पूछ रहा हूं मैं। कमी ये है कि ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू प्रोवाइड मोर। जनरली प्रोड्यूसर बोलते हैं ना कि नहीं जल्दी शूट करो, ख़त्म करो, सेविंग्स, पैसे बचाने। आई थिंक विथ हिम इट वाज लाइक अच्छा शूट नहीं हो पा रहा है, अच्छा ये लाइटिंग चाहिए तो ठीक है कल करो। सो वी शॉट फॉर 83 डेज। इन्होंने कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ी है। व्हेन जिन्होंने मूवी देखी उन्होंने देखा होगा द काइंड ऑफ सेट दैट ही मेड। जो लुक है फिल्म का वो बहुत ही रिच है। इट्स बिकॉज प्रोड्यूसर बहुत दिलदार है। सो दिलदार नहीं, बेवकूफ कह सकते हो आप। मैंने सोचा कि कहते हैं ये गाड़ियाँ चाहिए हमें, विंटेज गाड़ियाँ चाहिए, तो ऐसा मैंने कहा यार अपनी बनवा लो, हमारी याद रहेगी। मुझे हर चीज़ से प्यार हो जाता है। गाँव बनाया तो तोड़ने का दिल ना करे। वो 100 साल पहले का गांव, ऊपर से मेरी मम्मी रोज़ इमोशनल कर देती थी, हाय मुझे तो अपने गांव की याद आती है। तो मुझे लगा यार ये गांव हम तोड़ेंगे नहीं। मैंने सिद्धू साहब को बुलाया। सिद्धू साहब हमारे वहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। तो मैंने कहा सिद्धू साहब ये गांव बनाया हमने 100 साल पहले का, तो इसको आप देखो अगर कुछ कर सकते हो, इसको कोई ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी बना दो, बच्चों को देखने को मिले कि हमारे पुराने गाँव कैसे हैं। वो देखने आए, उनके साथ 50-60 लोग और आए थे। वो अपने ही मुद्दों पे वो तो उसको ये कर दो, उसको तो वो अपने कोई बिल, वो अपनी बातें डिस्कस करके चले गए, हमारा गाँव देखा भी नहीं। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था वो तोड़ने का, तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया हमारा। या आई एम वेरी दिलेर प्रोड्यूसर। अच्छा, आप अपने शो पे गेम खेलते हैं, तो आपने जब ये मिमिक्री की तो मुझे भी एक गेम थोड़ी सी सूझ रही है जी। डायलॉग लेते हैं फिल्मों के, ओके। और आप जिन्होंने ये डायलॉग बोले हैं उनकी आवाज में नहीं, दूसरे की आवाज में बताइए। अच्छा। जैसे अभी आपने नाना पाटेकर का किया ना, वहीं से मुझे ख्याल आया। पर मुझे आती नहीं है सर मिमिक्री, मतलब आई विल ट्राई। हाँ। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, जो ठर्र से खोला और फर्र से पी गए। ये अमरीश पुरी कैसे बोलेंगे शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग? अच्छा, कुछ तो वर्ड्स ऐसे हमारे इंडियंस लोग बना देते ना कि थर्र से खोला और फर्र से पी गए। इसकी इंग्लिश बना ही नहीं सकता कोई माइकल लाल, तो इसको हिंदी में बोलना है। अमरीश पुरी ने बोलना है। सर फंसा देते हो आप कभी कभी। अरे जानकी, ये मंगल का खून है, कोई लाइम सोडा नहीं, जो थर से खोला और फर से पी गए। थैंक यू, अच्छी कर लिया मैंने। और कौन सी अच्छी कर पाएंगे वो देता हूं मैं आपको। अच्छा, एक रजा महाराज जी की आवाज में आपसे सुनना चाहूंगा। उनकी आवाज मुझे अच्छी, जो बेस वाली आवाज है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आइए आइए रोमा देवी। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें। ये कैसे बोलेंगे वो? रजा महाराज। आइए आइए रोमा देवी। अच्छा, रोमा देवी को नहीं बोल सकते सर। आओ आओ प्यारे, हम तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर देंगे। ये मुझे लगता है फिर अमरीश पुरी साहब किधर निकल गई। मैंने एक्चुअली उनका एक ही डायलॉग याद है, आइए आइए रोमा देवी। अब रोमा देवी को बुलाते बड़े प्यार से थे, उसके बाद जो करतूतों पे उतर आते थे ना वो, तो वो देखने वाली होती थी। आइए आइए रोमा देवी। तो इशिता, अच्छा आप लड़कियों की भी आवाज निकाल लेते हैं कि सिर्फ बेस वाली आवाज निकालते हैं, लड़कियों की भी आवाज निकालते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं सर, किसी को कोई बहुत अच्छा लगता है तो। अच्छा, इशिता में आपने क्या ऑब्जर्व किया अब तक? इशिता का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है और बहुत प्रोफेशनल है और बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है। क्योंकि हमारी फिल्म में जो शुरुआती हिस्सा था उसमें इशिता के डायलॉग्स कम थे, बिकॉज आंखों से इनको एक्सप्रेशंस देने थे। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट अपनी आंखों से बोलना जानता है, और अगर आप देखें फिल्म, जाके देखना ज़रूर, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं आप हमारी फिल्म ज़रूर देखना, नहीं तो हम आपको भगवान देखेगा फिर। तो इशिता जो है ये अपनी आंखों से एक्सप्रेस करना जानती हैं और बहुत ही पंक्चुअल हैं, और
अपने जिस भी कैरेक्टर में इनको जो दिया गया था हमारे तो ये पूरा उसमें घुस गई थी। कभी मैंने इनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं देखी, ये अपना होमवर्क करके आती हैं। तो बड़ी प्यारी लड़की हैं, और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, अब तो शादी हो गई, नहीं तो मैं और अच्छी बातें बोलता। आपने सिलेक्ट कैसे किया इनको? प्रोड्यूसर तो आप ही थे। सर मैंने नहीं, मैं उस समय कहीं बाहर था, वो हमारे डायरेक्टर और जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि इशिता दत्ता को हमने कास्ट किया। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा दृश्यम में देखा था मैंने, अजय देवगन की बेटी बनी हुई थी। तो मैंने कहा यार वो तो छोटी सी थी अभी, मतलब बड़ी कैसे हो गई? तो 3 साल पहले मूवी आई थी, तो कुछ लड़कियों को कुछ वैसे स्कूल के कपड़े पहन लो तो और छोटी, और वैसे भी छोटी हैं। पर बाद में जब मैंने इनका ऑडिशन देखा तो मैंने देखा भी उम्र में छोटी हूँ भले, लेकिन एक अपने काम में काफ़ी मैच्योर है। तो हम सबको ही पसंद आई है। और वो भोला सा चेहरा जो हमें चाहिए था उस समय का, 1920 का फेस, तो वो थी। बस थोड़ी पतली ज़्यादा थी, तो हमने कहा भी तो थोड़ा खाओ पियो बेटा। तो खा पी के बच्ची बड़ी करके हम फिल्म में लाए हैं। इनके साथ पहला शॉट कौन सा था आपका और उसमें क्या हुआ? आई थिंक द फर्स्ट शॉट जो मेरे फिल्म में जो फर्स्ट शॉट है वही हमने पहले शूट किया था। एंड मुझे पहले लगा था कि आई बी वेरी कॉन्शियस बिकॉज आई लव्ड हिज शो, मैं हमेशा देखती थी, तो मुझे लगा पता नहीं थोड़ा एक नर्वसनेस हमेशा रहता है। बट देन आई हैड मेट हिम बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग एंड ही वॉज वेरी वेरी चिल्ड आउट। ही वॉज लाइक वो आके आपसे बात करेंगे, एंड पहले ही एंड नॉट जस्ट हिम, द एंटायर प्रोडक्शन टीम मेड मी वेरी कंफर्टेबल। राजीव सर, उनसे काफ़ी बार मुलाकात हुई थी, वी डिड लिटिल बिट ऑफ रिहर्सल, सो आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्शियस। आई थिंक आई वॉज वेरी कंफर्टेबल थ्रू आउट द शूट, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, एंड आई नेवर फॉरगेट दैट फर्स्ट शॉट। राजेश अरोड़ा जी का कैरेक्टर कहाँ से लाया? इधर पहाड़गंज दिल्ली से। सीरियसली, आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई हैव सम इंटरनेशनल फैंस। सी दैट, हाउ आर यू? शी केम स्पेशली फॉर मी। सी माय इंटरनेशनल फैंस, कैमरा प्लीज। राजेश अरोड़ा सर ऐसे ही वो हमारे दोस्त हैं एक, वो क्योंकि मैं दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं जो भटूरे छोले और दिल्ली में कड़ी कितने चावल, दिन रहे आप? दिल्ली में बहुत रहा हूँ। जब मेरे फादर एडमिट थे तो 2 साल तक तो हम लोग तकरीबन यहीं पे रहते थे। फिर जब थिएटर करने आते थे तो श्री राम सेंटर में NSD में जाके प्लेस करने आते थे हम लोग होली महोत्सव में। तो दिल्ली में काफ़ी आना जाना लगा रहता है। तो मेरे दोस्त हैं एक RJ नावेद करके, तो वो एक आवाज़ निकालते थे। तो मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर जो है कि बड़ा मज़ेदार है, अगर इसको विजुअलाइज किया जाए तो बड़ा मज़ेदार बन सकता है। तो मैं दोहा में कहीं शो करने गए थे हम लोग, तो वहाँ किसी मॉल में घूम रहे थे, तो वहाँ पे पिंक कलर का मैंने वो बाथरोब देखा, वो पहन लिया। एक आगे वो चश्मे की दुकान थी वो लगा लिया, और ये तो मुझे मज़ेदार सा लगा लुक वाइज। मैंने कहा यार ये इसको बनाते हैं। होते हैं ऐसे करेक्टर ना हमारी लाइफ में जो सीधे सीधे जवाब दे देते हैं कि मैं, तो मुझे बड़ा ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं सर। तो वो जो नवेद की आवाज थी उसको आपने कैरेक्टर दे दिया? जी जी जी। और नवेद भी उसी तरह से मुंह बना के बोलते थे जैसे आप बोलते हैं? नवेद दिखाई नहीं देते क्योंकि वो रेडियो पे बोलते हैं। तो मेरा क्या कि मैं सामने करेक्टर वो गेटअप वेटअप लेके उसके लिए करता था। पर आपने उनके साथ बैठ के कभी प्रैक्टिस की कि इस तरह से निकाल? नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैं कभी मिला भी नहीं था उनसे तब कभी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने हमारे शो में कुछ एपिसोड किए, तो मैंने उनको बताया, बड़ा खुश हुआ। क्रेडिट गोज टू नावेद। और एक कैरेक्टर था जिसकी वजह से वो नर्सें देश भर की खिलाफ हो गई, एजिटेशन हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। जी, मैंने इतना ही कहा था कि वो हमने एक नर्स बनाई थी हमारे शो में। क्या है कि सिद्धू साहब कभी कभी शूटिंग पे लेट हो जाते हैं या ऐसा, तो हमने थोड़ा ग्लैमर डाल दिया शो में कि चलो मंत्री साहब का दिल लगा रहे। तो नर्सों ने काफ़ी बवाल किया था, पर हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके काम को, नर्स को हम हमेशा सिस्टर बुलाते हैं। वो इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वो सेवा करती हैं मरीजों की। पर एक मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देश में ना हंसी का लेवल जो है, मतलब इतना कभी कभी वो हो जाता है कि हर चीज़ पे मुद्दा बन जाता है। तो मैं अभी जब फॉरेन में शोज करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग शरेआम बोलते हैं कि आपकी नर्सें इतनी अच्छी, हमारा दिल ही नहीं करता ठीक होने को, दिल करता है और 4 इंजेक्शन लगा दे। हमारी सरकारी हॉस्पिटल की नर्सें आती हैं तो आदमी हाथ ही जोड़ देता है कि जाने दो मुझे, मैं नहीं, कोई नहीं। तो पर अपनापन भी बड़ा होता है हमारी नर्सों में। कभी कभी तो रात की ड्यूटी करती है बेचारी, तो लात मार के वैसे आदमी को उठाते, आगे हो मुझे भी कमर सीधी करनी है, मरीज के साथ ही लेट जाओ। ऑडियंस से सवाल लेते हैं। अनुराग हमारे साथ है।
बिल्कुल सवाल की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है किशोर, और ये वार्निंग पहले दे दूं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों ने सबने शो देखा है कपिल का, तो सवाल पूछने से पहले सावधान रहिएगा, काउंटर अटैक बहुत होते हैं जी। कपिल जी, ओह, इनके मुंह से दूर रखिए माइक, छोटा बम लगा मुझे जैसे फूट गया अंदर। क्या हाल है सर? कपिल जी, जी सर। मैंने आपका शो कई बार देखा, जब जी भी मौका लगा। जी। मुझे ये हमेशा प्रतीत हुआ कि आपके अंदर एक बहुत सकारात्मक इंसान रहता है, और एक आपकी बड़ी अच्छी कोशिश बीच में मैंने टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों और न्यूज के माध्यम से देखी कि आपने कुछ अच्छी कोशिश की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की। जी। लेकिन आप उसमें आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरी एक, जब से आपको सुन रहा हूँ, बहुत मेरा भी बड़ा मन कर रहा है आपसे एक क्वेश्चन पूछने का। जी। कि आपकी दृष्टि में, क्योंकि आपको तो बहुत लोग देखते हैं, आपकी खुद की दृष्टि में, आपके स्वाविवेक से, अगर इस भारतवर्ष के अंदर सारे लोग जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा ईमानदार, देश को बेहतर राजनीति देने वाला आप लीडर किसको समझते हैं, और सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला वर्तमान राजनीति में लीडर किसको समझते हैं? हमारी कृपया फिल्म ये उत्तर आप जरूर दें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या हमारी पॉलिटिक्स की? वर्तमान जो राजनीति है जी, जो राजनीति है, उसमें एक कोई बेस्ट और वर्स्ट लीडर बताना है आपको। बेस्ट और वर्स्ट लीडर। सर, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, कहते थे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का इतना ज्ञान नहीं है सर, नहीं तो मैं रात को ट्वीट ना करता उनको, तब मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मेरे फादर सुना करते थे स्पीचेस जब होती थी, तो मुझे लगता था कि क्या सुन रहे हैं। और मैंने पहली बार मोदी साहब की स्पीच सुनी थी जब ये न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में इन्होंने, तो उस समय मेरा शो भी आ रहा था, तो क्योंकि इतना हवा हो गया उस समय कि हर जगह मोदी मोदी मोदी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ देश में अच्छा हो रहा है। तो मैंने उनकी स्पीच सुनी, तो मज़ा भी आया सुन के मुझे कि यार वेरी गुड, एक प्राउड फील होता है। अपना शो छोड़ के उसी समय में उनको सुन रहा था। तो जब आपको किसी से उम्मीद हो जाती है, तो फिर आप उससे, कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, आपको लगता है कि उनको बताना चाहिए। ये मेरी इमेच्योरिटी हो सकती है, बचपना हो सकता है। और तो ऊपर से मैं शूट करके आया था 4 बजे, तो मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया कि ऐसे ऐसे कुछ बात हुई है। ऊपर से सर्दी का मौसम था, 2 ड्रिंक लगे हुए थे, तो भावनाओं में बह के मैंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद जितना भी जो भी किसी ने मुझसे मांगा था, मेरा 3 गुना खर्चा हुआ। फिर मैं मालदीव चला गया। मैं कहा अभी कहाँ से आएंगे यहाँ प्रेस रिपोर्टर मुझे पूछ रहे। तो हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि लीडर जो होते हैं कम बुरे होते हैं या ज़्यादा बुरे होते हैं, बहुत अच्छे। पर मेरा ये मानना नहीं है। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मैंने उनको जब भी सुना है, मुझे लगता है कि उनमें बड़ा धैर्य से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उनको गुस्सा आया होगा। मुझे बड़े ईमानदार लगते हैं। और मोदी जी जो हैं उनको काफ़ी एडमायर करते हैं। फिर मैं जेन्युइनली बोलूँ, मुझे केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आदमी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के चुपचाप, मैंने उनसे पूछा भी था एक बार, मैंने कहा सर एक आप अच्छे बल्ले ऑफिसर आदमी थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ के दरी बिछा के आप जंतर मंतर में बैठे हो, तो घरवाली पूछती नहीं कि क्या कर रहे हो आप, तो उसके लिए भी आपको हिम्मत चाहिए। तो मुझे वो भी लगते हैं। हालांकि वो पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, तो ऑब्वियसली हर एक पार्टी दूसरे के ऊपर जो है वो लांछन लगाती है, उनकी कमियां निकालती है। पर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छे लगते हैं। जिनमें मोदी जी हैं, मुझे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि उनके साथ हैं जी। हाँ जी, मैंने यही कहा, आप दूर बैठे हुए ना इसलिए। तो और दूसरा कनेक्शन ये भी था कि मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब जिस कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं, तो इसलिए भी। फिर जैसे मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी, फिर और भी ऐसे नाम हैं जो लगता है मुझे कि हाँ। आपका वोट किधर है? अमृतसर में वोटर आई कार्ड या मुंबई में? वोट अब तो मुंबई में रहते हैं सर, मुंबई में ही वोट करते हैं। क्योंकि जेटली जी से मिले थे कुछ दिन पहले आप। जी जी। तो वहां तो वोट ही नहीं था आपको, तो इसलिए वो सवाल तो हुआ ही नहीं होगा। अच्छा, जेटली जी, जब भी मैं किसी अवार्ड फंक्शन में मुझे अवार्ड मिलना होता ना, बाकी सबको किसी और के हाथों, मेरे सामने जेटली साहब आ जाते हैं, गंभीर चेहरा उनका। तो मैंने इस बार पूछ ही लिया, मैंने कहा सर आप खुल के कभी हंसते हैं?
तो वो भी हंसने लगे कि मैं पर एक्चुअली होता भी है यार कि हमारे सर पे सिर्फ एक घर का खर्चा चलाना होता है तो इतनी टेंशन हो जाती है, उन्होंने पूरे देश के खर्चे का हिसाब किताब रखना, तो आदमी गंभीर हो ही जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो जाता है। लेकिन जी सर। वर्स्ट लीडर नहीं बताया आपने, अच्छे वाले सब बता दिए जी, वर्स्ट वाला नहीं बताया। वो कह रहे हैं जो वर्स्ट है वो अभी तक जीत ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि है ही वर्स्ट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाय कपिल जी, माई सेल्फ मिया लाकरन, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक यू स्वीटी, व्हाट्स योर नेम? सॉरी। मिया। मिनिया। मिया, MIA। मिया। यस। ओह वाओ। यस मिया। Okay. मिया, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Delhi only. Mama Okay. from West Bengal, dad Delhiite. Love marriage. मम्मी पापा दोनों दिल्ली से हैं? नहीं, मम्मा West Bengal, अच्छा, पापा Delhiite. तो आप दिल्ली में कैसे हो गई फिर? पापा अगर वेस्ट बंगाल, अच्छा मतलब अब साथ में रहते होंगे ना? ओके ओके, या प्लीज मिया। Okay, being a public figure, आपका इनिशियली शायद बहुत मजाक उड़ता होगा, लाइक या उड़ता था कि आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती या कुछ भी, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत नाम कमाया, तो बीइंग अ पब्लिक फिगर मेरे कॉम्प्लेक्शन को भी लेके काफ़ी मजाक वगैरह उड़ता है, या फिर जब मैं भी आपकी तरह के इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो जस्ट टू कीप दैट हैप्पी स्माइल ऑन माई फेस मैं आंसर दे देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ पिंच होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपसे भी कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर आपके इंग्लिश को लेके मजाक उड़ाते हैं, तो आप पब्लिक को खुश करने के लिए आंसर तो दे देते हो, बट अंदर से आपको हर्ट होता है या कुछ, लाइक कि क्यों पूछा, या बीइंग इंडियन या फिर ऐसे सोसाइटी 21st सेंचुरी में भी रह के ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं टाइप्स? नहीं, ये ना स्टेटस सिंबल भी हो गया थोड़ा सा, इंग्लिश बोलना कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप सब इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं अपने इंडिया में, तो अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो सब समझते हैं, सिवाय कुछ एक स्टेट्स को छोड़ के जहाँ पे शायद हिंदी कम समझते हैं, पर ऐसा नहीं है कि, पर मुझे कभी भी नहीं ऐसा हुआ। अभी मैं जब ये अपना शो शुरू करने वाले थे तो मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे मुझे बहुत डांटते थे, तो मैं गया तो सबसे पहले हार पहनाने मुझे आए वो, तो मैंने गुलशन सर मुझे पहचाना? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैंने कहा सर, तो एक्चुअली मेरा मैथ बहुत वीक था, मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक था, पर उस काम मुझे ये नहीं लगता कि अगर कोई आदमी एक सब्जेक्ट में वीक है तो वो जिंदगी में वीक है, क्योंकि आप सब स्पेशल हैं, कोई ऐसी भगवान ने आपको स्पेशल चीज़ दी होगी जो शायद और किसी में नहीं है। तो कॉम्प्लेक्शन की बात करें या लैंग्वेज की बात करें, मुझे लगता है ये हम ही सब लोगों ने बनाया हुआ है, ये ढकोसले, ये सब फुकरापंथी होती है। आप जैसे हो अपने आप में बिलीव करो, कॉन्फिडेंट रहो, बस मैं तो ये इसमें बिलीव करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उल्टा, जैसे मैंने पहले कहा, मैं जब फॉरेन आर्टिस्ट आते हैं तो मैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। जैसे ब्रेटली आए थे तो ये वो सब, तो मैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो ये तो बस ऐसे ही है, बोल देते हैं लोग कि ना वहाँ हिंदी इज़ नॉट सो गुड, कि तू बड़ी अर्जेंटीना में पैदा हुई है, हिंदी इज़ नॉट, इधर ही हुए सब पता ही है। चलिए, तो हमारी सहयोगी हैं किरण, वो सवाल पूछना चाह रही हैं। नमस्कार। कपिल, आप कहते हैं कि आपको हंसाना, मतलब आप हंसाना लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन आजकल हमारी राजनीति में लोगों में थोड़ा, पॉलिटिशियंस में सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कम हो गया है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसको आप अपने शो में बुला के हंसाना चाहते हैं, और कैसे हंसाएंगे? मेरी बड़ी तमन्ना है हमेशा कि कभी मोदी साहब आए हमारे शो में, तो मैं जेन्युइनली, और उनको भी कभी 1 घंटे के लिए रिलैक्स हम लोग कर सकें, क्योंकि पूरा देश चलाना है, पूरा विदेशों में घूमना है, 100 चीज़ें हैं दिमाग में, तो मेरी तमन्ना है बड़ी देर से, तो उम्मीद है कभी ना कभी तो कामयाब होऊंगा मैं। और पर एक्चुअली अभी ना लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कम हो गया या ऐसा कुछ। अभी ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना, इन्होंने बड़ा बेड़ागर करके रखा है, ऊपर से जियो ने डाटा फ्री कर दिया, तो अभी कोई भी उठ के किसी भी मुद्दे पे कर रहा है। एक आम आदमी, उस दिन फेसबुक पे देख रहा था, एक आम आदमी बोल रहा है कि घर से शायद दूध लेने निकला, वो रास्ते में फेसबुक पे लाइव हो गया कि ये जो 500 का नोट बंद किया है या अच्छा नहीं किया, खुद उसके पास चाहे एक भी ना हो 500 का। तो हर आदमी अपने अपने विचार रख रहा है बिना कुछ जाने समझे, लोगों को स्टार बनने का शौक हो गया और कुछ नहीं, तो करते रहने दो जो कर रहा है। चलिए, तो एक सवाल सुमित जी पूछना चाह रहे हैं। जी सुमित जी। कपिल, थैंक यू सो मच, आपने चौपाल के मंच को चुना यहाँ। थैंक यू सुमित जी। कपिल, मैं जानता हूँ कि ये बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, आप कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँचे हैं, मैं उस कहानी से थोड़ा बहुत वाकिफ़ भी हूँ। आपने 35 करोड़ लगा दिए इस फिल्म इंडस्ट्री में आके, और फिल्म का जो नतीजा है जैसा भी है, भगवान करे और भी अच्छा हो, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या इस नतीजे के बाद आपका हौसला और बरकरार हुआ है,
कि आगे आप और फिल्म बनाना चाहते हैं? किस नतीजे के बाद सर? फिरंगी। अच्छा, फिरंगी की सक्सेस मैं आपको और ब्लंट होके पूछ लेता हूं, मैं दोस्त के नाते पूछ रहा था, अब मैं पत्रकार के नाते पूछ जी। लेता हूं। फिरंगी की सक्सेस अगर नहीं होती है तो जी। क्या आप फिल्में बनाएंगे आगे भी एज अ प्रोड्यूसर, या आप वापस टीवी में लौटेंगे और पूरी उस टीम को इकट्ठा करना चाहेंगे जो एक वक्त में आपको लोकप्रियता के उस चरम शिखर पर ले गई जहां पे कपिल शर्मा बना? जी सर, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, टीवी भी करता रहूँगा, क्योंकि टीवी मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा माध्यम है कि आप घर घर पहुँचते हो और मुफ्त में पहुँचते हो। और जहाँ तक फिल्मों की बात है, फिल्मों में लोग आपको 200-300 रुपया खर्च करके, 400 खर्च करके देखने आते हैं। पर अगर मैं फिरंगी की भी जनरली बात करूँ, मैंने पहले भी कहा कि आजकल ना नया धंधा शुरू हो गया है कि हर किसी को अपने, जैसे मैं तो तब मानूं अगर रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई है वो अगर क्रिटिसाइज करते हैं, या हमारे कुछ अच्छे क्रिटिक्स हैं, आजकल कोई भी बन जाता है एक्चुअली सर, कोई किसी हो सकता है उसको खुद गंदी फिल्में देखना अच्छा लगता हो, तो उनको लगा कि ये क्या साफ सुथरी फिल्म, हीरोइन का हाथ ही नहीं पकड़ा, तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है कि फिल्म में देयर वाज नथिंग इन द मूवी, उनको जाने दो फैमिली के साथ, तो लेट पीपल डिसाइड। तो हाँ, वो अलग चीज़ है, पर इन सब चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ सर। मैं जब मुंबई आया था पहली बार 1200 रुपये लेके, अगर मैं वो सफ़र याद करूं और आज का याद करूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ घबराने वाली बात है। मैं फिर टीवी करूंगा, वहां से कमा के फिर फिल्म करूंगा, मैं लगा रहूंगा सर, हटने वाला नहीं हूं। फिल्म का एक और फायदा है सर, डिसिप्लिन में बड़ा रखती है। टीवी में होता है कि चलो हर हफ्ते आ रहे हैं, इस बार थोड़े मोटे दिख रहे हैं, अगले हफ्ते कम हो जाएंगे। फिल्म में ये होता है कि 3 महीने पहले शुरू हो जाओ, पहला शॉट जो आपको देना है वो आपको पूरा फिट होकर देना है। तो फिल्म में जब देखते हो तो मैं पतला हो जाता हूँ, जैसे प्रमोशन शुरू होने लगती फिर मोटा हो जाता हूँ। तो ये एक डिसिप्लिन में रखती है, तो मैं ज़रूर करता रहूँगा सर। और एक और चीज़ नहीं करूँगा सर, यू विल फील प्राउड। ये पेट में रह नहीं रही है आपकी बात, तो ये निकाल ही दीजिए। 4 दिन रुक जाओ सुमित जी, मैं पर्सनली फ़ोन करके बताऊँगा जनरली, क्योंकि मुझे भी अभी क्लियर नहीं है। ये टीवी और फिल्म में मुश्किल ज़्यादा कौन सा है? आपने बताया कि फिल्म में डिसिप्लिन रहता है, लेकिन हर शो से पहले, स्टेज पे चढ़ने से पहले वो फेयर तो रहता है ना कि ये शो कैसा करेगा। फिल्म तो एक है सर, अपना अपना मजा। टीवी में हम लोग स्टूडियो में रह के काम करते हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स आते हैं, अब तो खैर सबके साथ मिल चुके हैं, दोस्ती हो चुकी है, पता है कि कौन किस तरीके की नेचर का है। सबसे ज्यादा डर किसके आने पर लगा था कि कैसा जाएगा? डर मुझे बच्चन साहब जब पहली बार आए थे तो मुझे बहुत डर लगा था। तो पर वो इतने प्यारे इंसान है कि वो समझ जाते हैं कि ये बंदा, उनको पता है मेरा ऑरा बहुत बड़ा है, तो ये बंदा घबराया हुआ है, तो खुद आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। तो उनकी टीम जब आई तो उनकी ओके, नोबडी विल आस्क बच्चन साहब टू सिंग एंड योर दादी विल नॉट किस बच्चन साहब एंड ये इतनी लंबी लिस्ट बना दी। तो मैंने कहा मैं गिन चुन के 20 सवाल पूछता हूँ, 35 तो आपने मना ही कर दिए हैं, तो मेरे तो माइनस में चले गए, मैं क्या पूछूं उनसे। तो डरा हुआ पहले से मैं बच्चन साहब से। पर आप यकीन करेंगे, जब मैंने बच्चन साहब से शुरुआत में थोड़ी सी छेड़छाड़ करी, उन्होंने फिर गाना गाने पे शुरू हुए तो आधा घंटा गाने गाते रहे। दादी क्या किस करती, वो बच्चन साहब उनको किस कर रहे थे। तो उनके अंदर एक बच्चा है, वो आर्टिस्ट है, उनका भी मन करता है कि लोग मुझे कहें गाने के लिए। अपने आप तो मैं शुरू नहीं कर सकता ना, आई एम द अमिताभ बच्चन, तो लोग ही ऐसा बना देते हैं। हालांकि उनके अंदर का जो बच्चा है वो बड़ा शरारती है वो। तो उस समय मुझे डर लगा था पहली बार, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। तो पर हाँ, उसके बाद जब वो उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर दिया, फिर मैं खुल गया था। तभी उसके बाद मैंने कहा मुझे मोदी जी का इंटरव्यू करना है। तो तभी आप और गाना नहीं सुना रहे कि हम गए आपको गाना गाने के लिए? नहीं सर, वो जबरदस्ती होगी, तो बेचारा उनका प्यार है कि चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ तो अपने व्हाट्सएप पे लगे भी हुए हैं, अपना अपना काम भी कर रहे हैं कि चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं चौपाल में कौन आता है। पर अगर कहेंगे तो मैं सुना भी दूंगा, मुझे कोई मतलब। पंजाबी कौन सा वाला? कौन सा वाला? लैला तो रुसी है, तुम्हारा गला क्यों बैठा हुआ है? लैला रुसी। फिरंगी से ओके। एक बड़ा मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ब्रेकअप सॉन्ग, इश्ता का भी फेवरेट है। वो जब ब्रेकअप हो जाता है हमारा, तो राहत फतेह अली खान साहब ने गाया, वो गाना बड़ा अच्छा है। नैन नैन से कुछ ना बोले, रहना ना दरवाजा खोले, छुप छुप के क्यों रोए मन की मैना,
प्यार नहीं होता माशे तोले सबसे वखरे, इसके चोले अड़ जाए तो फिर ना माने कहना। जा नहीं बोलना, जा नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, जा जा नहीं बोलना। तेन कोई खबर नहीं मिर्जा, कोई जोड़ खुल गया है दिल दा, हत्थां चों इश्के दी मेहंदी थोड़ी छुट गईया। सहबा रुस गईया, रुस गईया, सहबा रुस गईया, सहबा रुस गईया, रुस गईया, सहबा रुस गईया। मनने नु ते मन जावा, मनने नु ते मन जावा, पर दिल चंदरे नू चन्ना दस किवें समझावा। पर दिल चंदरे नू चन्ना दस किवें समझावा। शुक्रिया। चलिए और सवाल ले लेते हैं। संदीप हमारे सहयोगी हैं मुंबई से, ये पूछना चाहते हैं सवाल। कपिल, मैं मुंबई से हूँ और आजकल तो उधर ही पूछ लेते, फिर इधर आए दिल्ली टिकट खर्च करके। मुंबई में आजकल एक बड़े बाबाओं से मेरी मुलाकात हो रही है बहुत सारी, और तमाम तरह की माँ जो उनसे भी मुलाकात हुई है। मुझे लगता है कि ये धंधा सबसे अच्छा है जिसमें खर्चा भी नहीं है और कमाई कमाई। आपको नहीं लगता कि बाबा बन जाए ज़्यादा अच्छा चलेगा धंधा? आइडिया तो अच्छा है सर, पर थोड़े साल ही चलता है, उसके बाद फिर पकड़ने आ जाते हैं सर। तो काम वही अच्छा है भाई, लोगों को हंसा रहे हैं वही ठीक है मुझे लगता है। बाबा का भी दौर कोई ठीक नहीं चल रहा, उनके लिए भी एक और बाबा चाहिए जो उनका कोई भला कर सके। चलिए एक और सवाल है इधर से, ये भी ले लेते हैं। जी पूछिए। Hi Kapil. Hello. My name is Anju and I'm a very big fan of yours. Thank you, Anju. I have stayed in States for 3 years and I know you are and your program are the only thing who have kept me entertained. So thank you so much for what you do. Thank you. I really want to thank you because you are being great. So I think everybody is waiting for your program and your show to come back. So what are the plans? बहुत जल्दी लेके आएंगे मैम, अभी मतलब नेक्स्ट ईयर में ही आ पाएगा, क्योंकि अब तो दिसंबर चल रहा है, ये तो टाइम निकल गया। तो जब तक शो नहीं आता आप हमारी फिल्म देखते रहें, रिपीट शोज देखें, जाके एंजॉय करें। It's very nice. I really like it. थैंक यू सो मच। और सवाल ले लेते हैं यहाँ से। जी जब आपकी फिल्म फिरंगी आ रही थी तो आपने सही कहा जी, जो ज़्यादातर लेखक थे, क्रिटिक्स थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था उनके रिव्यूज़ में, अननेसेसरी। एज ए यंग गाय मैंने भी देखा कि दिस इज टू मच। क्या उसकी वजह ये है कि देयर आर मेनी पीपल, उनको लगता है कि ऑलरेडी इतना बड़ा टीवी स्टार है, सो व्हाई शुड यू, जो फिल्म के लोग चल रहे हैं। और सेकंड है कि इन टीवी ऑल्सो यू हैव बीन फॉर मेन स्ट्रीम, लेकिन आपकी जब फिल्म आती है तो जितने आर्ट सिनेमा के लॉजिक होते हैं ये वो लगाने लगते हैं, डोंट एक्सेप्ट दैट कि ये एंटरटेन करने आए हैं। सो उसके पीछे क्या डेलिबरेट आपको लगता है, जानबूझ के हो रहा है या कुछ एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है आपको? बहुत लोग खुद ही इमेज बना देते हैं आपकी। पहले मुझे कहते हैं कि आप कॉमेडी करते हैं, क्या आप एक्टिंग कर लेंगे? पहली बात तो जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो क्रिटिक्स भी हैं, कॉमेडी भी एक्टिंग ही होती है, नहीं तो नॉर्मली मैं ऐसा हूँ जैसे अभी बात कर रहा हूँ। तो जब मुझे किसी को हंसाना है तो उस समय मैं कुछ एक्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग। यू सो कॉल्ड क्रिटिक्स। अच्छा, एक्टिंग भी कॉमेडी भी मैंने एक्सीडेंटली करनी शुरू की। उसके पहले मैं थिएटर करता था, तो जब थिएटर करता था तो सीरियस प्लेस करते थे हम लोग। यहाँ पे होली महोत्सव होता था एनएसडी में, यहाँ पे प्लेस करने आते थे श्रीराम सेंटर, तो तब मैं सीरियस प्लेस करता था। तो जब मैं लाफ्टर चैलेंज में जाने लगा तब भी मुझे लोगों ने पूछा, मेरे यार दोस्तों ने, क्या तू वो कर लेगा? मैंने वो हो गया, वो एक्सीडेंटली हो गया, लोगों ने बड़ा प्यार दिया। उसके बाद फिल्म करने लगे हैं तो फिर पूछते हैं कि तुम कर लोगे। पहली फिल्म जब आई थी तब कहने लगे थे, तब उस समय बहुत बोले थे कि अरे टीवी का आज तक कोई आदमी फिल्मों में हुआ ही नहीं हिट, शाहरुख खान को छोड़ के। फिर जब फिल्म आई, फिल्म की ओपनिंग थी 10 करोड़ कुछ 20 लाख ऐसे कुछ ओपनिंग थी उसकी। तो तब क्रिटिक्स ने लिखना पड़ा उनको कि इन्होंने मिथ तोड़ा है कि टीवी के आदमी जो हैं फिल्मों में सक्सेस नहीं होते। और इस बार तो मुझे लगता है खुद ही ये 8 बजे वाला शो देख के आ गए, जिसमें 4 लोग होंगे या 5 लोग होंगे, लोग जाते हैं, ये फिल्म ग्रो होती है धीरे धीरे। ये फिल्म का क्राफ्ट, फिल्म का बिजनेस ऐसा है कि फ्राइडे को लोग जाते हैं,
सैटरडे को फिर वो जाते हैं जो फ्राइडे वालों से पूछ के जाते हैं। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि यार लोगों को बोलने दो, पहले लोगों के रिव्यूज़ लो आप, उसके बाद किसी के बारे में बोलो। बहुत मेहनत लगती है, 1 साल लगाया हमने उस समय का गांव क्रिएट किया, हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया, 500 लोगों का यूनिट था। तो आप उठ के बोल देते हो कि नो आई डोंट फील लाइक दिस। ऐसे तो मुझे भी कई फिल्में अच्छी नहीं लगती, पर मैं ये थोड़ी ना बोलता हूँ कि नहीं अच्छी हैं। सो ऐसा होता है और ये बोलते रहेंगे जब तक आप मर नहीं जाते ना, तो ये बोलते रहेंगे और आपको ही प्रूव करना पड़ेगा हर बार। सो हम लोग लगे रहेंगे, करते रहेंगे, उनकी भी रोजी रोटी है, हम भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो अंत में इन क्रिटिक्स को ही, सब नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ, कुछ 1-2 हैं जो, चलिए उन 1-2 को ही वो आपके सामने आ जाएं और आप राजेश अरोड़ा के किरदार में हो, तो कैसे बोलेंगे उनको? मैं कहूँगा देखो मुझे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं आई, काम भी पसंद नहीं आया, नहीं पर कभी कभी तो मुझे लगता है सर कुछ देखते भी नहीं है। कई जैसे न्यूज़ वाले ना जिन्होंने ये खबर फैलाई पिछली बार कि सूत्रों के अनुसार ये हुआ, सूत्रों के सार किसी ने लिखा ये पत्रिका में, और वहां किसी पत्रिका से उठा के किसी ने आगे लिख दिया कि फलानी पत्रिका के अनुसार ये हुआ, और बात किसी को कुछ नहीं पता है। तो ऐसा भी होता है। सो मुझे लगता है कंफर्म जरूर करना चाहिए। तो हमारे तो बात आपको खुद आके क्लैरिफाई कर देनी चाहिए थी कि बात ये नहीं ये हुई है। कितनों को बोले सर, नहीं दिल करता कभी कभी मेरा, मैं ऐसा हूं अगर है तो कोई बोलता तो बोलते जाए, बोलता जाए। बाहर आ गया तो फिर सीधा रात को 2-2:30 बजे मेरा ट्वीट जाएगा, वो भी इतनी बुरी लैंग्वेज में जाएगा कि फिर वो 15 आर्टिकल मेरे बारे में और बुरे लिखेगा। तो इसलिए मैं अवॉइड कर देता हूँ कि मेरा ना, मैं भी एग्जैजरेट करके बोल देता हूँ फिर, तो इसलिए। आपकी एग्जैजरेट करके बोलना हो या दिल से बोलना हो, जो भी बोलना हो, जनता पब्लिक उसे खूब पसंद करती है, ये तो साबित हो ही चुका है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चौपाल में आप आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी चौपाल में हमारे साथ दिन भर रहने के लिए। इशिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कपिल, इशिता, इससे पहले कि आप मंच से जाएं, मैं न्यूज़ 18 इंडिया के डिप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि हमारे मेहमानों को तोहफा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस ज़ोरदार सेशन के बाद हमारी आज की चौपाल यहीं ख़त्म हो रही है, लेकिन हमारा वादा है आप सभी से कि सवालों और संवाद का ये कारवा आगे भी जारी रहेगा। जल्द ही ये मंच दोबारा सजेगा और हम देश के जुड़े सभी मुद्दे फिर उठाएंगे। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे सभी स्पॉन्सर का, जिनकी वजह से ये मंच कामयाब हो पाया। Presented by BSNL, powered by Indofarm, State Partner Chhattisgarh Government, Associate Partner ONGC, Associate Partner GAIL, Luxury Partner Prayag, Health Partner Dr. MS Basu's Isotene Eye Drops, Security Partner Blue Eye, Corporate Partner Indian Oil, Bespoke Partner Da Milano, Digital Partner News18.com Hindi, Print Partner Hindustan, Outdoor Partner Hindustan Publicity। इसी के साथ मैं चौपाल का ये दौर ख़त्म होता है और सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगी कि वो डिनर के लिए प्रस्थान करें। थैंक यू सो मच।